दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। तो आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, ये वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत दिलचस्प है और बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए कि अभी हमने देखा ईरान के राष्ट्रपति की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई, उनका प्लेन क्रैश हो गया। अब चूंकि वो ईरान से जुड़ा मसला था, राष्ट्रपति से जुड़ा मसला था, तो उनकी मौत को लेकर कई तरह की थ्योरियां सामने आने लगी। कई लोग उनकी मौत के पीछे इजराइल का हाथ बता रहे, कोई चीन का हाथ बता रहे, कोई अमेरिका का हाथ बता रहे। आज हम बताएंगे ज्योतिष के ज़रिए इस घटना का विश्लेषण कर कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिलचस्प वीडियो है और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये विश्व की जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीधे हम रुख करेंगे आचार्य जी की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और कौन कौन सी महाशक्तियाँ इस दुर्घटना के पीछे लगी हुई है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो ज्योतिष का विश्लेषण करके आप ये बताइए कि उस समय, उस दिन जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ या हादसा हुआ, क्या स्टार्स की पोजीशन थी, कौन सी वो ग्रह योग थे, काल का योग था या क्या था। एक तो आप ये बताइए, फिर हम ये जानेंगे कि इसके पीछे किन का हाथ है। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ 19 मई 2024 को 2-2:30 बजे के लगभग की दोपहर की घटना है। और इसकी जो कुंडली बनती है वो कुंडली है इस प्रकार। कन्या लग्न है, कन्या लग्न में चंद्र और केतु विराजमान है। छठे स्थान पर शनि है, सोगरे मंगल राहु सप्तम भाव में है। अष्टम भाव में बुध हैं, सूर्य गुरु और शुक्र हैं भाग्य स्थान पर। हस्त नक्षत्र है जो चंद्र का नक्षत्र है और इसकी महादशाएं भी चंद्र की महादशा में, मंगल की इसमें अंतर्दशा है। अब यहाँ हम इस कुंडली का अध्ययन करें तो सबसे पहले तो देखते हैं कि उस समय में एक तो मार्केश चल रहा था। मार्केश कुंडली में कैसे देखा जाता है, लग्न का स्वामी हो जिसका सप्तम अष्टम या द्वितीय स्थान से कोई संबंध हो, ये ऐसे घर में इन्हीं के प्लैनेट्स बैठे हों तो ये एक मार्केश के योग बनते हैं। दूसरी स्थिति, जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा करने में हमारे यहाँ चौघड़िया देखा जाता है। उस चौघड़िया की यदि हम बात करें तो 19 तारीख को रविवार को 1:30 बजे के आसपास जब इन्हें यात्रा शुरू की तब काल का चौघड़िया चल रहा था। तो एक तो काल का चौघड़िया मृत्युकारक चौघड़िया होता है जो यात्रा को सुखद नहीं होने देता है। तो पहला तो इसमें यह था कि उस चौघड़िया में यात्रा हुई तो यात्रा पूर्ण होने की संभावना इसमें कम रहती है, कोई ना कोई इसमें परेशानी अवश्य आती है। अब दूसरा, लग्न यदि हम देखते हैं इस कुंडली को तो लग्न का स्वामी बुध अष्टम भाव में, अष्टम भाव मृत्यु का घर होता है, एक स्थिति ये बनती है। दूसरा, चंद्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, मंगल के अंतर्दशा, मंगल फिर अष्टम भाव का स्वामी है जो राहु के साथ अंगारक योग बनाकर विराजमान है सप्तम भाव में। और केतु और चंद्रमा लग्न स्थान पर है। केतु और चंद्रमा, केतु अर्थात हवा ग्रह है, हवा में आप मूव कर रहे हैं चंद्र के साथ में। मौसम शीतल है, कुछ बोलते हैं वहाँ पर ठंडक में बादल थे, कुछ कुछ बोला जाता है, लेकिन अंगारक योग राहु और मंगल का सप्तम भाव में। अंगारक योग अग्नि का कारक है। तो ये जो सब संकेत हैं कि व्यक्ति हवा में मारा जाएगा, अग्नि के द्वारा मारा जाएगा, ये स्थिति होगी और काल के चौघड़िया में यात्रा हो रही, तो वहाँ तो कुंडली बिल्कुल सही जाती है कि ये जो हवाई दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना का समय तो ज्योतिष के अनुसार बिल्कुल सही था, जो टाले नहीं टल सकता था। और जिसने भी ये इस पर वार किया है, बड़ा सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ ये वार हुआ और एक ही में सारा खेल खत्म, जो अब एक रहस्य बनकर रह गया है। तो ये कुंडली यहाँ पर दर्शाती है। अब आचार्य जी, इसमें एक दो चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये चौघड़िया, काल के चौघड़िया में इनकी यात्रा थी। अब और मौसम का भी आपने जिक्र किया। एक चीज़ इसमें बड़ी वो है कि अब जैसे मान लो उनके साथ 3 हेलीकॉप्टर उड़े, है ना, उसमें तो और भी लोग थे और सबने काल के चौघड़िया में यात्रा की। तो ये मर गए और 2 बच गए, हेलीकॉप्टर बच गया। तो क्या बचे? इसमें वजह कुछ ये रहती है कि हर बार तो ऐसा नहीं काल के चौघड़िया में आप यात्रा करोगे आप मारे जाओगे।
इसमें यात्रा जो होती है कार की बड़ी कष्टमय यात्रा होती है। यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घटेगी तो उस दुर्घटना का संबंध उस चौगड़िया से जरूर होगा, ये एक इसमें देखा जाता है। हर व्यक्ति मारा जाए जरूरी नहीं है। दूसरी स्थिति, जो बच गए अब उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, जेल में बंद होंगे, पूछताछ होगी, परेशानी बढ़ रही होगी, कुछ ना कुछ वहाँ पर उनको परेशानी इसमें इस यात्रा के कारण अवश्य आई होगी। लांछन तो लगाई कि 2 जा रहे थे बीच का छोड़ दिया, तो वो भी सरकारी होंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कोई ना कोई गाज गिरेगी। एक तरह से अधमरे टाइप के हैं वो भी, क्योंकि शकुन पे भी जा रहा है। शकुन पर भी। तो ये जो स्थिति है ना, इसलिए ऐसी देखी जाती है। एकदम काल लिखा तो ये नहीं, मृत्यु से ही संबंध उसका, मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है, नहीं होता तो वो घटना ऐसी घटती है जो हमारे लिए एक सबक छोड़ जाती है। इसके कारण हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ऑफिशियली रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सफ़र करना पड़ता है। तो वो स्थिति उन लोगों के साथ में घटित हो रही होगी। ये आपने बिल्कुल सही लॉजिक है कि वो लोग भी बिल्कुल अब चैन की सांस तो नहीं ले पा रहे हैं, और सारी जांच एजेंसियां के दायरे में है वो सब। भले ही उनका इसमें हाथ नहीं हो, लेकिन वो 24 घंटे सो नहीं पाएंगे। अच्छा आचार्य जी, अब अपन ये बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, जियो पॉलिटिक्स के लेवल पे यदि बात की जाए तो शंका सबसे पहले जाती है इजराइल की तरफ। तो क्या इसमें हो सकता है क्या इजराइल का हाथ? देखो, शंका तो किया जाए तो शंका तो सही है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल को यदि हम स्टडी करते हैं तो वो जिस तरह से शत्रुओं का संहार करता है वो तरीका तो उनका यही आता है। क्योंकि उनके पहले भी एक आतंकवादी को मारा था तो मोसाद ने ही उसकी जानकारी अमेरिका को उपलब्ध कराई थी, और उसने पाकिस्तान में ऊपर हवाई जहाज से ही एक बम फेंक कर वो कोई सा डाला था, और अकेले को उसमें बालकनी जैसी आया वैसे ही मार दिया था। एक ही घटना पाकिस्तान में घटी कुछ 1-1.5 साल पहले ही जी। दूसरा, जिस तरह से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, वो हमला भी इस बात का संकेत था कि इजराइल पलटवार जरूर करता है, और ये स्थिति भी यहाँ पर बनती है। लेकिन एक बड़ी मजबूती के साथ स्थिति इसमें यह बनती है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई होगी, यह घटना कैसे घटी होगी। उन घटनाओं की तरफ हम यदि जाते हैं तो यहाँ 2 मुख्य घटनाएं घटती हैं। एक, इसमें व्यवसायिक किसको लाभ होने वाला है? व्यवसायिक लाभ होने वाला है यहाँ चीन को, क्योंकि वो जो कॉरिडोर जा रहा है वो कॉरिडोर वहाँ से वहाँ पहुँच रहा है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है। हाँ, तो एक सीपेक। हाँ, तो सबसे पहला काम 10वें भाव का स्वामी बुद्ध है जो 8वें स्थान पर है। तो ये संकेत देता है कि ये कोई व्यापारिक मामला था जिसके कारण की ये परेशानी यहाँ पर खड़ी हुई। और दूसरी स्थिति हम इसमें बात करते हैं कि जिस तरह से उसको मारा गया है, उस मारे जाने में इतने सटीक निशाने के साथ बनाया गया है कि ना तो कुछ मिसाइल ट्रेस हो रही है, ना कुछ ट्रेस हो रहा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कोई ये किरण आई, उसने उसको अंदर कर दिया, वो मर गया। एक आता है सोलर ऊर्जाओं का भी कुछ चल रहा है, तो सोलर उसके कारण हुआ। तो सोलर उसके कारण होता तो तीनों पर भी एक जैसा प्रभाव डालना, अलग से अलग प्रभाव तो उसको डलता नहीं। तो अब यहाँ पर ये आता है कि जो एक टारगेट बनाया, वो टारगेट बना केतु और चंद्र के कारण। तो लग्न का केतु और चंद्र फिर ये 2 संकेत देता है। हवा में व्यक्ति मार करेगा, लेकिन जो व्यक्ति मार करेगा उसके लिए एक व्यक्ति कोई सहायता देगा केतु के कारण, और चंद्र का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव ये संकेत देता है कि इस घटना के पीछे एक कोई बड़ी साजिश और है। तो यहाँ यदि बड़ी साजिश की हम बात करें तो एक घटना और घटने अब जा रही है विश्व कुंडली के हिसाब से। चीन एक तरीके से गीदड़ की तरह होता है कि शिकार कोई करता है और गीदड़ की तरह नोच में पहुंच जाता है। चीन ने भारत पर हमला किया था, तब किया था जबकि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं से अपने अपने कामों में व्यस्त थी, तो उसने भारत पर हमला कर दिया और भारत को नुकसान पहुंचाया। हालांकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री का विषय बहुत अच्छा नहीं था, वो यदि सक्रिय होते तो इन सब घटनाओं से बच जाते, और लाखों करोड़ों जो लाखों एकड़ जो ज़मीन हमारी वहाँ पहुँची है उस पर हम सेफ हो जाते। तो वो जो स्थिति है चीन के साथ, वो चीन वापस अभी ताइवान से जो लड़ाई करना चाह रहा है, उसका एक उद्देश्य है कि जैसे भी हो अमेरिका को उलझा के रखो। अमेरिका यदि उलझा रहेगा तो उसको ताइवान पर कब्जा करने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए उसने इस हरकत को अंजाम दिया, और ये सारा अंजाम का जो फल है वो कहीं इजराइल पर आ जाए, कहीं अमेरिका पर आ जाए, और ये सब आपस में भिड़ना शुरू कर दें, और मैं ईरान का बहुत अच्छा दोस्त साबित होकर अपने आप को बहुत अच्छी दोस्ती का हाथ बढ़ा दूं। क्योंकि ये जो गीदड़ चाल है चीन हमेशा चलता है। उसने पाकिस्तान को नष्ट किया ऐसे ही, उसने श्रीलंका को भी नष्ट किया ऐसे ही, उसने नेपाल को भी नष्ट किया ऐसे ही, उसने म्यांमार पर तो पूरा कब्जा कर ही लिया। लोग पता ही नहीं पड़ पाए कि म्यांमार
पर चीन ने पूरा कब्जा कर लिया है। वहाँ सिर्फ उन्होंने बताया कि यहाँ पर सैनिक शासन चल रहा है, लेकिन वो पूरा शासन चीन चला रहा है वहाँ पर। और चारों तरफ से भारत को जो घेरता है, उधर से म्यांमार की तरफ से रोहिंग्याओं को भेज देगा, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भेज देगा, बांग्लादेश की तरफ से भेज देगा। अब चारों सीमाएं टाइट हुई तो उसने नया रास्ता ढूंढ लिया, मालदीव वाला। मालदीव से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से फिर आतंकवादी घुसना शुरू होंगे। तो आने वाले समय में अब ये घटनाएं घटेंगी, लक्षद्वीप, मालदीव से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से फिर आतंकवादी आएंगे टूरिस्ट के बहाने। तो ये एक नई चाल उसकी यहाँ चल रही है। तो इस चाल के पीछे इस बारे में पूरा उसका जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र यही है कि यहाँ पर बदनाम किया जाए इजराइल को, बदनाम किया जाए अमेरिका को, और उसका फ़ायदा उठाया जाए खुद। और ख़ुद बड़ा ईमानदारी के साथ इसमें बहुत अच्छी कंडीशन में लगा हुआ है। तो इसमें जो पूरी घटना घटी है, इस पूरी घटना में चीन का संबंध अमेरिका से भी रहा, चीन का संबंध यहाँ पर इजराइल से भी रहा। और ये पूरी घटना का चक्षु से यदि कोई देश जिम्मेदार है तो वो उसमें चीन ही निकलेगा आने वाले समय में, जब रिसर्च होगी। ये बात अलग है कि मारा किसी और ने है, खुफिया एजेंसी किसी और की थी, व्यवस्थाएं थी, लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे चीन की बहुत बड़ी भूमिका है, जो अभी सामने नहीं आएगी, लेकिन आने वाले 2-5 साल के बाद ये चीज़ सामने आएगी कि वो घटना इसकी तरफ से घटी थी और उसकी सारी जिम्मेदारी इसको दिखाई देगी। ये सिर्फ इस कॉरिडोर के चक्कर में हुआ है। और जिस तरह से ये अटैकिंग इनकी चल रही थी, अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा बनाना, अपने आप को संप्रदाय का बहुत बड़ा हेड बनाना, हम शियाओं का हेड बनना और आतंकों को जिस तरह से फैलाना, ये जो घटनाएं वहाँ राष्ट्रपति कर रहे थे। और ये राष्ट्रपति निश्चित रूप से जो व्यक्ति जैसी हरकत करता है वैसे ही मारा जाता है। तो उनकी जो तैयारियाँ थी, वो तैयारियाँ इस कुंडली के हिसाब से गलत थी, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। आपने आचार्य जी बहुत डीपली आपने जाके बात बताई, और एक ये नया एंगल लाया कि इसमें चाइना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसमें एक चीज़ और है आचार्य जी, जैसे मान लो आपने चाइना का जिक्र किया और ये भी जिक्र किया कि भारत को भी एक तरह से घेरना, मतलब एक तरह से भारत के लिए खतरा आने वाले समय में। ये तो एक अटैक हो ही गया, लेकिन आने वाले समय में एक तो भारत के लिए खतरा है चाइना के थ्रू, बिल्कुल। और दूसरा अब ईरान का क्या भविष्य रहेगा, ये दो बातों पर और आप जरा प्रकाश डालिए। ईरान के भविष्य में तो एक सुई अभी जो वहाँ पे इनकी जगह बने हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो थे जी, एक सुई इनकी तरफ भी जाती है, क्योंकि जब भी कभी ऐसा कोई घटनाक्रम होता है तो वहाँ विपक्ष का या उसकी जगह लेता है, उसका भी कहीं ना कहीं एक योगदान होता है। ये सेकंड नंबर के थे, उनके सेकंड नंबर के थे, ये बाहर रहे, बाकी लोगों ने एक साथ साफ कर दिया। तो ये एक लोकल पॉलिटिक्स के हिस्से होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो स्थिति जिस तरह से ईरान की थी, मैंने पहले भी कहा था कि अब ईरान का नंबर है आगे ध्वस्त होने में, मेरे पुरानी वीडियो में चीज़ निकल आई है। ईरान ने भी पूरे एशिया में असंतुलन फैलाने में कोई कमी नहीं रखी। हाँ बिल्कुल ठीक है। आतंकियों को ये हमास इनको आपको संरक्षण देने की आवश्यकता क्या है? इजराइल जब चुप बैठा हुआ है, आप उसको नष्ट करने की बात कर रहे हो, तो कोई ऐसा तो नहीं व्यक्ति भी शांत बैठा रहेगा। हमास भेज दिए, हुती भेज दिए, कौन कौन से वहाँ पर आतंकवादी, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, और सेम कंडीशन भारत में भी, वहाँ से फंडिंग पाकिस्तान की होती, पाकिस्तान से आतंकवादी यहाँ आते, चीन एंट्री कराता, चीन पैसे देता है, फिर उनको अंदर कर देता है। तो आप लगातार दूसरे देशों को जब अस्थिर करने लगोगे तो आप खुद अस्थिर हो जाओगे। आज हम रूस के और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, मुझे उस बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु खाली नहीं जाएगी। उस पर आप मारने के बाद रशिया के भी इतने सारे टुकड़े हुए हैं जब उसकी हुई, क्योंकि इन वामपंथियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये वामपंथी पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। और सेम चीन ने भी जो हरकतें की हैं, चीन की हरकत बड़ी साइलेंट होती है कि वो विपक्ष के नेताओं को खरीदता है, थोड़े थोड़े से टुकड़े डाल देता है और उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो इनको पूरे पैसे भी नहीं देता है, 5-20-25 करोड़ रुपए दिए और ब्लैकमेल कर लिया, बस उसकी ट्रैपिंग हो गई, और ट्रैपिंग के बाद अब आप उसका काम हो जाता है शुरू। तो वहाँ पर ये सब लपटा जाते हैं। तो अभी जितने भी मोदी सरकार के आने के बाद कितने छापे पड़ रहे हैं, सब लोग एक न एक लपटते जा रहे हैं। केजरीवाल बड़े ईमानदारी के पंडा बन के, और आखिरी में क्या हुआ, सब एक्सपोज हो गए। तो ये चीन की ऐसी कूटनीतिक हरकत है कि वो विपक्ष के थ्रू वहाँ पर कब्जा करता है और उसको अस्थिर करता है, और खुद शांत बैठता है। खुद एक भी चीज़ फ्री में नहीं बांटेगा।
तनख्वाह 35-40 हज़ार से ज़्यादा किसी को तनख्वाह नहीं देता। उसको 3 स्लैब बने हो, 3 स्लैबों में तनख्वाहें रहती हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। कोई छुट्टी नहीं होती। छुट्टी गए मालूम पड़ा कि मारे जाओगे, पता भी नहीं पड़ेगा कहाँ मर गए, ना कोई खबर आपकी मार्केट में आती है। लेकिन भारत में जब यही वामपंथी आते हैं तो हर जगह हड़ताल चलती है इनकी। टारगेट आता है तो उनकी हड़ताल शुरू हो जाती है, जरा सा कुछ हुआ तो उनकी हड़ताल शुरू हो जाती है। एक कोई धरने पे बैठा तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। JNU यूनिवर्सिटी पूरे उसी काम पे चलती रहती है। टुकड़े टुकड़े गैंग पूरी उनके साथ हो जाती है। तो ये जो हरकत है ये सब चीन कराता है। तो आप जैसी हरकत करते हो एक तो वैसे मारे जाते हो। दूसरा, इसमें अमेरिका, ये अंकल सैम है, ये बड़ा चुपचाप बैठे बैठे हरकत करता है। ये जो वेपन्स है ये अमेरिका का वेपन्स है जिससे इसको तोड़ा गया है। खुफिया जो जानकारी उपलब्ध कराई है वो खुफिया जानकारी इजराइल के थ्रू आई है, और नियत और वहाँ की चीज़ें इसमें चीन की तरफ से आई है। अभी चीन और रसिया बहुत अच्छे दोस्त दिखाई दे रहे हैं। आप 3 साल के बाद मैं बताऊंगा, ये कट्टर शत्रु हैं एक दूसरे के। अच्छा। हाँ, रसिया इस पर भरोसा करेगा और मारा जाएगा, और ये वो CR वाली चाल चले बिना नहीं रहेगा। इसकी सिर्फ उद्देश्य है ताइवान पर हमला करने के लिए रसिया को दिखाते रहे मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जबकि ये अल्टीमेट अपने आप की एक अलग ताकत है चीन, जो सब पर कब्जा करना चाहेगा। वो चीन और अमेरिका को लड़ाना चाहेगा, खुद सेफ रहना चाहेगा, ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ये उसकी पूरी प्लानिंग है। उस पर कह रहे कुंडली चीन की बनाएंगे, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उस पर पूरी चर्चा होगी। लेकिन हम यहाँ इसकी यदि हम बात करें तो जो एक एंगल है वो गिद्ध दृष्टि और सारी व्यवस्थाओं को कराने का काम चीन ने किया है। वेपन्स अमेरिका के हैं, खुफिया रिपोर्ट इजराइल की है। तो ये तीनों का एंगल आखिरी में जाके दिखाई देगा कि इस हत्या का पूरा कारण ये है, और उस पूरे कारण के पीछे तीनों के अपने अपने व्यवसाय, तीनों के अपने अपने स्वार्थ छिपे हुए हैं। आचार्य जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है और पूरे विस्तार से आपने बताया और रीज़न भी बताया कि इनके आखिर में इन सब लोगों का हाथ कैसे हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है, और जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से ये जो वीडियो है वो खासा महत्व रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस प्लेन क्रैश की चर्चा है और अभी तक ये सामने आ नहीं पाया कि इसमें आखिर हाथ किसका है। तो आपने एक रोशनी बताने की कोशिश की। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते तो थे थोड़ा ये और सारे इसमें क्वेश्चन आए, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है। एक सेकंड पार्ट में अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें ये भी बताएंगे कि भारत का अब इसमें कैसा भविष्य रहेगा। खैर आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका दोबारा से धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।